सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे चैनल के ऊपर ज्ञान का अभियान। आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 6 डेमोक्रेसी क्लास 9th का पार्ट 2 वीडियो, है ना। पार्ट 1 में हमने फंडामेंटल राइट तक कवर कर चुका था और पार्ट 2 में हम कोशिश करेंगे कि पूरा चैप्टर इसमें फिनिश हो जाए। अगर नहीं फिनिश होता है तो नेक्स्ट पार्ट जो है थर्ड, उसमें कवर कर लेंगे। अगर हम कोशिश कर सकते हैं तो यहाँ पे पॉसिबल हो सकता है, थोड़ा वीडियो लंबा जाए लेकिन पार्ट 2 में भी हम लोग कवर कर सकते हैं। तो कोशिश करेंगे पार्ट 2 में कवर करने का। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और फंडामेंटल राइट तक खत्म हो चुका था, अब हम लोग पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हमारे अधिकार और हमारे कर्तव्य। हमारे अधिकार और हमारे कर्तव्य। पहले देखो, पहले बात क्या बोल रहा है कि यहाँ पे कि सिटीजन सिटीजन ये अप्रोच कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट में, है ना। दोनों जगह अप्रोच कर सकता है जब उसके फंडामेंटल राइट को छीना जा रहा है, जब उसके फंडामेंटल राइट पे ठेस पहुंच रहा है, आंच पहुंच रहा है कोई चीज का। अगर फंडामेंटल राइट छीना जा रहा है किसी सिटीजन से भारत के, तो आप आर्टिकल 32 के तहत आप कहाँ जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, है ना। और आर्टिकल 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हो। तो यहाँ पे आपको ये पावर दिया गया है एज अ सिटीजन, है ना। एज अ सिटीजन आपको ये पावर दिया गया है कि आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हो अगर आपसे कोई फंडामेंटल राइट छीन रहा है। फंडामेंटल राइट आपको आपका कुचल रहा है, जैसे जैसे आपके साथ जाति या धर्म के नाम पे भेदभाव हो रहा है, अनटचेबिलिटी हो रहा है आपके साथ, तो आप फंडामेंटल राइट आपका यहाँ पे खतरे में है। जिसके वजह से आप कहाँ जा सकते हो, या तो 32 आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट में जाइए या फिर 226 आर्टिकल के तहत आप हाई कोर्ट में जाइए। तो ये आपको एक पावर दिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबल रिस्ट्रिक्शन इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर, फ्रीडम ऑफ स्पीच नॉट इंक्लूडिंग इंसाइटमेंट टू वायलेंस। तो देखिए, अगर आप वायलेंस नहीं कर रहे हो, अगर आप प्रोटेस्ट कर रहे हो पीसफुली, जैसे अभी हमारे दिल्ली के जंतर मंतर पे देखने को मिला, पीसफुली लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे और उस पीसफुल प्रोटेस्ट को हिंसक प्रोटेस्ट बना दिया गया। किसके द्वारा? दिल्ली पुलिस के द्वारा, है ना। लाठी चार्ज नहीं होता तो वहां पे हिंसक होता ही नहीं। अगर लाठी ये पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो आप उनके ऊपर लाठी चार्ज नहीं कर सकते हो। अगर हुआ भी तो आखिर दिल्ली पुलिस का इसमें गलती है या फिर ऊपर से ऑर्डर जो आया था उसका गलती है? ऊपर से ऑर्डर आया होगा तभी लाठीचार्ज हुआ होगा। दिल्ली पुलिस इतना बेवकूफ नहीं है कि आप जो है कि लाठीचार्ज कर दोगे बिना ऊपर के ऑर्डर के, है ना कहीं ऊपर से ऑर्डर ही आया होगा, है ना। बेवकूफी कोई नहीं किया है यहाँ पे, सब ऑर्डर का ही काम है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे हम लोग। सेकंड पॉइंट क्या लिखा है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो गोज बियॉन्ड राइट्स, इट आउटलाइन फंडामेंटल ड्यूटीज, थिंग्स सिटीजन मस्ट डू एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, गाइडलाइंस फॉर द गवर्नमेंट टू फॉलो। देखिए, ये दो हमारे एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन के थोड़ा हथियार है, मतलब एक छोटा सा हथियार के रूप में काम करता है सिटीजन्स के वेलफेयर के लिए, कंट्री के वेलफेयर के लिए। देखो, कंट्री के वेलफेयर के लिए हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज है। मीन्स ये कि हर सिटीजन का ये कर्तव्य है कि वो अपने देश का रक्षा करे, वो अपने देश के चीजों को सुरक्षित रखे, वो अपने देश के वातावरण को साफ सुथरा रखे। और कुछ उसके फैमिली, सोसाइटी, इन सब से रिलेटेड भी क्या हो जाता है, एक फंडामेंटल ड्यूटीज हो जाता है। जैसे एक फंडामेंटल ड्यूटीज हमारा ये भी है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चे को आप स्कूल ले जाओ, स्कूल से लाओ, ट्यूशन ले जाओ, ट्यूशन से लाओ। ये माँ बाप का एक जिम्मेवारी है जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज में ही आ जाता है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे एक आपका फंडा ये कॉन्स्टिट्यूशनल, ये भी हमारा एक प्रॉपर्टी है कॉन्स्टिट्यूशन का, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब यहाँ पे देखो, आप कह सकते हो कि जैसे हमारा कर्तव्य है सिटीजन, एज अ सिटीजन हमारा कर्तव्य है, ठीक उसी तरह एज अ स्टेट्स, जितने भी हमारे भारत के स्टेट्स हैं 29 स्टेट्स, उनका भी कर्तव्य है। और क्या क्या कर्तव्य है वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है इसके अंदर, है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर। तो इसके अंदर जो भी मेंशन है वो स्टेट को देना पड़ता है, यानी वेलफेयर का बात है, लिखा हुआ है। वेलफेयर मतलब सोसाइटी का कल्याण कैसे हो, कौन सा पॉलिसी लाया जाए, किस तरह का पॉलिसी लाया जाए जिससे सोसाइटी का कल्याण हो। तो इस तरह की बातें जो है कि इस सेक्शन के अंदर लिखा हुआ है, जिसको आप फॉलो करो या ना करो उसके कोई आपके ऊपर प्रेशर नहीं है, लेकिन आपको एक तरह से जिम्मेवारी दिया गया है इस चीज का, है ना। आपका कर्तव्य है कि करो आप, ठीक है। ठीक उसी तरह ये भी हमारा कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटीज। अगर फॉलो नहीं करोगे तो क्या आप कोर्ट जा सकते हो? क्या ये सरकार अगर फॉलो नहीं करता है, स्टेट गवर्नमेंट, तो क्या वो कोर्ट जा सकता है वहां का लोग? तो नहीं, ऐसा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है ना। पॉसिबल ही नहीं है कि आप कोर्ट जा सकते हो। फ्रेमवर्क ऑफ राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना, अधिकार है और हमारा एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि भाई फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो हमको समझना पड़ेगा, है ना। डीपीएसपी हमारा क्या है वो हमको समझना पड़ेगा। तो ठीक है, उसी तरह यहाँ पे एक आर्टिकल 21A, यानी हमने
पिछले पार्ट में ये कवर कर चुका है कि फंडामेंटल राइट में जिस फंडामेंटल राइट में एक हमारा राइट ये भी है, राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21A में ये हमारा अधिकार दिया गया है। तो ये कब जोड़ा गया? तो 2009 में। ये हमने पढ़ रखा है कि 2009 में ये अधिकार दिया गया, गारंटी दिया गया कि फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिलेगा 6 से 14 साल की उम्र के बच्चों को। 6 से 14 साल की उम्र के बच्चों को फ्री एजुकेशन और कंपलसरी एजुकेशन दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ेंगे, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे आएंगे। और सेपरेशन ऑफ पावर, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा सेपरेशन ऑफ पावर। यहाँ पे अपने बचपन से पढ़ा होगा कि पावर को सेपरेट किया गया है ना? पावर को सेपरेट किया गया है, ना कि ये लेवल वाइज डिवाइड किया गया, नहीं, सेपरेट किया गया है। मतलब अगर मान लो इतना सारा पावर है तो कोई एक सेक्शन इतना सारा पावर यूज नहीं कर सकता है, इसको क्या कर दिया गया है, ऐसे सेपरेट कर दिया गया है। इसको बोलते हैं हम लोग एग्जीक्यूटिव, इसको बोलते हैं लेजिस्लेचर, इसको बोलते हैं जुडिशियरी। तो ये अलग अलग सेपरेशन ऑफ पावर हुआ है ना? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, इन तीनों को पावर इक्वली डिवाइड करके मिल गया है और अपने अपने सेक्टर में ये अपने पावर का इस्तेमाल करते हैं। अब इनका काम क्या क्या है, अलग अलग काम भी है, तीनों का अलग अलग काम है, तीनों का। तो यहाँ पे हम लोग तीनों के बारे में जानेंगे अच्छे से। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे लेजिस्लेटिव ब्रांच के बारे में। इसका काम क्या है समझिएगा। अच्छा, एक एक करके यहाँ पे देखा देखा, यहाँ पे आपने दिया हुआ एक एक करके। तो पार्लियामेंट, स्टेट असेंबलीज, लोकल बॉडीज मेक लॉ फॉर द कंट्री एंड द पीपल। लेजिस्लेचर का काम है लॉ बनाना, फॉर लॉ मेकिंग। सिंपल वर्ड में लॉ मेकिंग बोल देंगे, लेजिस्लेचर का काम है। यानी जो फंक्शन है हमारा लेजिस्लेचर का वो है लॉ मेकिंग। लॉ मेकिंग फंक्शन है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे पूरे नेशनल, यानी पार्लियामेंट जो है किसके लिए होता है, पूरे कंट्री के लिए होता है। उस पार्लियामेंट के अंदर अगर कोई लॉ बन रहा है तो वो पूरे कंट्री के लिए बनेगा, है ना? स्टेट असेंबलीज यानी विधानसभा के अंदर अगर कोई लॉ बन रहा है तो वो पूरे स्टेट के लिए बन रहा है। ठीक है, अगर मान लो पंचायत, म्युनिसिपैलिटीज, नगर निगम, इन सब में कोई अगर कानून बन रहा है तो वो लोकल बॉडीज कहलाएगा, यानी हमारा लोकल गवर्नमेंट कहलाएगा। ठीक है, ये सारे लोग मिलकर के मेन काम करते हैं लॉ बनाना। लॉ बनाना यानी लॉ बनाने का काम किनको है, लेजिस्लेचर को है। ठीक है, दूसरा दूसरा क्या है भाई, एग्जीक्यूटिव ब्रांच। ये क्या काम क्या करता है, इन्फोर्सेस लॉ। तो यहाँ पे समझिएगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, है ना? ये सारे मिनिस्टर्स ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहलाते हैं। एंड ब्यूरोक्रेसी इंप्लीमेंट्स लॉ एंड रन एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कोई एक इंसान अकेला ये सारा काम नहीं करता है। लॉ इंप्लीमेंट करवाने का जो काम है वो कोई एक इंसान नहीं करेगा, है ना? यहाँ पे आपको देखने को क्या मिलेगा कि ये सब मिल करके एक तरह से हमारे लॉ को इंप्लीमेंट कराते हैं, सरकार को चलाते हैं, है ना? एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को चलाते हैं। तो ये सारा काम करने का जो काम है वो कौन करता है, एग्जीक्यूटिव करता है। यहाँ पे मेन काम इसका है लॉ इंप्लीमेंट कराना, है ना? कानून को बढ़िया बनाए रखना, है ना? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखवाना सोसाइटी के अंदर, कंट्री के अंदर। तो ये सारा काम एग्जीक्यूटिव देखेगा। लास्ट है हमारा फाइनली जुडिशियरी। जुडिशियरी का काम क्या है, ये इंटरप्रेट लॉज, है ना? लॉ के अंदर कोई दिक्कत आ रही है, जैसे सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया और लोअर कोर्ट यानी सिविल कोर्ट हो गया। इंटरप्रेट लॉ, रिसॉल्व डिस्प्यूट्स एंड प्रोटेक्ट राइट्स, यानी ये सारे कोर्ट्स हमारे लिए हैं, हमारे सिटीजन्स के लिए हैं। अगर किन्हीं के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, फंडामेंटल राइट छीना जाता है, या फिर कोई कंट्रीब्यूट हो जाता है स्टेट स्टेट के बीच, स्टेट कंट्री के बीच, या फिर इंडिविजुअल इंडिविजुअल के बीच, या फिर कम्युनिटी इंडिविजुअल के बीच, कहीं ना कहीं इसका डिस्प्यूट सॉल्व करने का काम जो है वो जुडिशियरी करेगा, है ना? यहाँ पे अगर कोई कानून तोड़ता है तो उसको सजा भी कौन देगा, जुडिशियरी देगा। एग्जीक्यूटिव के हाथ में नहीं है, ये सिर्फ कानून को फॉलो करवा सकता है। अगर कोई तोड़ रहा है कानून तो उसका सजा जो है जुडिशियरी ही देगा। समझ रहे हो बात को? यानी एग्जीक्यूटिव जो है ये सजा नहीं सुना सकता है, सजा नहीं दे सकता किसी को, उसको अधिकार नहीं दिया गया। अधिकार किनको मिला है, जुडिशियरी को मिला है अधिकार। इनका काम है कि जुडिशियरी तक पहुंचा देना, जो विक्टिम है उनको जुडिशियरी तक पहुंचा देना, कोर्ट तक पहुंचा देना। और वहां पे जो एक लीगल प्रोसेस होता है उसको सजा सुनाने का, वो प्रोसेस होगा वहां पे। तो जुडिशियरी का काम ये है हमारा। चलिए आगे बात करेंगे हम लोग। यहाँ पे लास्ट में क्या लिखा है, सेपरेट पावर प्रिवेंट मिसयूज ऑफ पावर एंड प्रोटेक्ट डेमोक्रेसी। देखो पावर को सेपरेट इसलिए किया गया ताकि पावर का मिसयूज ना हो सके और डेमोक्रेसी भी सुरक्षित रहे, इसलिए सेपरेट किया गया है पावर को। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करेंगे चेक एंड बैलेंस सिस्टम क्या है। देखिए यहाँ पे हम लोग ये जानेंगे कि चेक और बैलेंस क्या है भाई। पावर इज डिवाइडेड, डेमोक्रेसी इज प्रोटेक्टेड। अगर पावर डिवाइड है तो डेमोक्रेसी बचा हुआ है। अगर पावर डिवाइड नहीं करोगे आप तो डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगा, कहीं ना कहीं एक हाथ में पावर आ जाएगा।
अब वो एक हाथ में पावर आने के चलते क्या होता है, पावर का मिसयूज होना स्टार्ट हो जाता है ना, फिर डेमोक्रेसी खतरे में आ जाता है। तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि ये और ये तीनों मिल करके कैसे जो है बैलेंस और चेक जो कॉन्सेप्ट है इसको फुलफिल करता है। समझिएगा, पार्लियामेंट है ना, मेक लॉ कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी इसके पास पावर क्या है कि कानून बना सकता है, कानून में बदलाव ला सकता है पार्लियामेंट के अंदर बैठ करके, है ना, ये काम करता है। तो क्या होता है यहाँ पे चेक एंड बैलेंस वाला प्रोसेस में कि जुडिशियरी कैन रिव्यू एंड स्ट्राइक डाउन लॉज दैट वायलेटेड द कॉन्स्टिट्यूशंस बेसिक स्ट्रक्चर। अब जो है मान लेते हैं कि ये कुछ गलत सलत फैसला ले लिया, है ना, कानून को कोई भी फालतू कानून बनाने के लिए जो है कि ये सब मिल करके उसके ऊपर वोट कर दिया कि हाँ भाई बनना चाहिए कानून। तो उस चीज को देखने के लिए सही मायने में वो कानून सही है या फिर गलत है, उस चीज को चेक करने के लिए जुडिशियरी के पास रिव्यू आता है। अगर मान लो कि कोई पार्लियामेंट का ही सदस्य इस कानून के विरोध में क्या किया, केस कर दिया सुप्रीम कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट में, फिर वो केस जो है वो कानून जो है वो आएगा सुप्रीम कोर्ट में, देखा जाएगा उसको अलग अलग जजेस के द्वारा, फिर उसके ऊपर जो है कि फैसला सुनाया जाएगा। ये हुआ एक तरह से चेक करना, किसको, पार्लियामेंट को। कौन चेक किया, जुडिशियरी चेक किया। समझ रहे हो बात को, चेक किया इसको। अब देखो जुडिशियरी का काम, जुडिशियरी का काम क्या है ये तो पता ही है, तो रिव्यू लॉ एंड एक्शन, डिक्लेयर अनकॉन्स्टिट्यूशनल इफ नीडेड। अगर कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम हो रहा है तो क्या होगा, उस चीज को रोकने का काम करेगा जुडिशियरी, एक्शन लेगा उस चीज के ऊपर। ठीक है, कौन, जुडिशियरी। अगर मान लो कि ये कोई गलत कानून ये लागू करवाना चाह रहा है भारत के अंदर, तो क्या होगा, जुडिशियरी उसको रोकेगा, एक्शन लेगा उसके लिए। ठीक है, तो कोर्ट कैन रिव्यू एग्जीक्यूटिव। अब देखिए इसको जो मिला है काम वो कानून फॉलो करवाना। अब मान लो कि कोई कानून फॉलो करवा रहा है और वही ऑन द स्पॉट सजा भी दे रहा है उसको, जैसे कोई पुलिस पकड़ लिया किसी को क्राइम करते हुए, वहीं पे मारने लगा उसको, बोल रहा है कि इसको फांसी देंगे क्योंकि इसका बहुत बड़ा क्राइम है। भाई फांसी देने का अधिकार आपको नहीं है, मारने का भी अधिकार आपको नहीं है। यानी अधिकार आपका बस इतना है कि अगर ये कानून तोड़ रहा है या अगर ये कोई क्राइम कर रहा है तो आप इसको जुडिशियरी सिस्टम पे पास ले जाओ, जुडिशियरी इसको फैसला करेगा इसका, क्या गलत किया है क्या सही किया है, उसका फैसला जुडिशियरी देखेगा। ठीक है, कहीं ना कहीं जुडिशियरी जो है इन दोनों को चेक एंड बैलेंस रखता है, चेक करते रहता है कि अगर कोई गलती कर रहा है तो कहीं ना कहीं ये उसको एक्शन लेगा उसके ऊपर, अगर ये गलती कर रहा है तो ये एक्शन लेगा इसके ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे कोर्ट कैन रिव्यू एग्जीक्यूटिव एक्शन एंड डिक्लेयर देम अनलॉफुल। अगर कोई कानून से हट के अगर बिना लीगल तरीके से कर रहा है, कहीं ना कहीं इसको भी चेक करेगा कौन, जुडिशियरी ना। देखा जाए ओवरऑल तो यहाँ पे जुडिशियरी दोनों को चेक करते रहता है कि अगर कोई दिक्कत आ रही है तो तुरंत एक्शन ले सकता है। ठीक है, इफ पार्लियामेंट पासेस अ लॉ दैट कंट्राडिक्ट कॉन्स्टिट्यूशन, द जुडिशियरी कैन डिक्लेयर इट अनकॉन्स्टिट्यूशनल। वही चीज यहाँ पे लिखा है कि अगर ये कोई कानून पास करवाना चाह रहा है जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो जुडिशरी उसके ऊपर एक्शन ले सकता है और उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकता है कि नहीं ये संविधान के खिलाफ है, आप ऐसा नहीं कर सकते हो। अब यहाँ पे रोल क्या है जुडिशरी का, रोल सिंपल रोल तो पढ़ लिया हम लोग, अब कुछ एक्स्ट्रा कुछ जान लेते हैं। यहाँ पे कुछ दिया है, इम्पार्शियल एंड इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन, है ना। ये जो हमारा जुडिशरी सिस्टम है ये इंडिपेंडेंस है, मीन्स ये कि ये किसी के ऊपर डिपेंड, अगर किसी के ऊपर दबाव में आकर के फैसला नहीं सुनाता है, ये खुद के ऊपर डिपेंड होता है, बस खुद के हिसाब से फैसला सुनाता है, किसी से एडवाइस भी नहीं लेता है, किसी से ये नहीं कि ये इससे एडवाइस लेगा पार्लियामेंट में जाकर के, बताइए इसके इससे क्या सजा सुनाया जाए, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। ठीक है, यहाँ इंडिपेंडेंस है हमारा जुडिशरी, अपहोल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज है उसको ये प्रोटेक्शन देने का काम करता है, उसको ये सुरक्षित रखने का काम करता है। ऐसा ही नहीं है कि आर्टिकल 32 जो है हमारे सुरक्षित के लिए, सुरक्षा के लिए है, तो कहीं ना कहीं जुडिशरी ही वो सुरक्षा प्रोवाइड कर रहा है, ऐसे नहीं सुरक्षा मिल जा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे जुडिशरी का इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने। इंश्योर लॉ बाय पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबलीज कंफर्म टू द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। यहाँ पे ये भी इंश्योर होना जरूरी है जुडिशरी का कि जो लॉ बनाया गया पार्लियामेंट में, यानी पार्लियामेंट की तरफ से, या फिर जो लॉ बनाया गया स्टेट असेंबली यानी विधानसभा की तरफ से, वो सही लॉ बना है या फिर नहीं बना है, इसको भी देखना, उसको भी देख करके एक तरह से श्योर होना, कंफर्म होना कि भाई ये लॉ सही है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हर चीज जो है देख रेख कौन करेगा, जुडिशरी करेगा। इंश्योर एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल, और सही मायने में देखा जाए कि सबके साथ जस्टिस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, किसी के साथ अन्याय तो नहीं हो जा रहा है, तो इसका भी देख रेख कौन करेगा, जुडिशरी करेगा। लेकिन ये बात है कि जुडिशरी आपके घर तक पहुंच करके नहीं देख रेख करेगा, आपको जुडिशरी तक पहुंचना होगा, लीगल सबूत के साथ, लीगल एविडेंस के साथ आपको पहुंचना होगा, लीगल अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ तो उसके साथ आपको पहुंचना होगा,
तो ही आपका जुडिशरी हेल्प करेगा, नहीं तो वो घर पे थोड़ी जान रहा है आपके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसको सबूत खोजता है ना, एविडेंस। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, अब ये देखो पीआईएल क्या है समझिएगा यहाँ पे। पीआईएल, पीआईएल का फुल फॉर्म पूछेगा तो ये आप लिखोगे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है। अ लीगल मैकेनिज्म वेयर एनी सिटीजन कैन अप्रोच द कोर्ट इन मैटर ऑफ पब्लिक कंसर्न, है ना, एक्सपैंड एक्सेस टू जस्टिस स्पेशली फॉर दोज हु लिमिटेड रिसोर्सेस। अब देखिए यहाँ पे एक चीज लिखा गया है पीआईएल क्या है भाई, तो ये पीआईएल बताता है उस सिटीजन को ये लीगल पावर देता है जिससे आप क्या कर सकते हो, लीगल अप्रोच कर सकते हो पीआईएल के द्वारा। जैसे एफआईआर हम लोग करते हैं उसी तरह पीआईएल भी है जो आप लीगल अप्रोच ये ले सकते हो, है ना। अप्रोच द कोर्ट इन मैटर ऑफ पब्लिक कंसर्न, है ना। अगर कोई दिक्कत आपके साथ हो रहा है तो आप क्या कर सकते हो, पीआईएल करवा सकते हो जिससे आपको एक मदद मिलेगा जुडिशरी की तरफ से, ठीक है। एक्सपेंड एक्सेस टू जस्टिस, यानी यहाँ पे आपको न्याय मिलने का ये चांस बहुत ज्यादा रहता है। और स्पेशली किनके लिए, जिनके पास लिमिटेड रिसोर्सेस है, मतलब कि वो सक्षम नहीं है, क्या कर सकते हैं, मतलब वकील रख सकते हैं, बड़े बड़े वकील जो फीस लेते हैं, ये सारी चीजें। तो इसके लिए वो आप पीआईएल का सहारा लेकर के आप क्या कर सकते हो, केस लड़ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग समझ गए व्हाट वुड हैपन इफ द सेम बॉडी मेक लॉ, इम्प्लीमेंट देम एंड इन्फोर्स देम। अगर सोचिए कि एक ही जो है कि सिस्टम रहता पूरे कंट्री के अंदर, ये एक सिस्टम। अभी हमने क्या पढ़ा कि ये तीन सिस्टम था, तीनों अलग अलग पावर मिला है, लेकिन मान लो कि कोई एक ही है, एक ही है। अब यही जो है ये तीनों काम कर रहा है, अकेला आदमी जो है तीनों काम कर रहा है, क्या ये पॉसिबिलिटी है, अब बताइए यहाँ पे। तो नहीं, देर वुड बी नो चेक ऑन ऑन एब्यूज ऑफ पावर। अगर मान लो कि कोई पावर का मिसयूज कर रहा है तो उसको चेक करने के लिए कोई रहेगा ही नहीं। चेक नहीं होगा तो वो पावर का कुछ भी कर सकता है, कुछ भी गलत फायदा उठा सकता है। एंड राइट्स ऑफ द सिटीजन कुड बी इजिली वायलेटेड विथ नो रिसोर्सेस, है ना। जो भी अधिकार उनके पास है वो कहीं ना कहीं छीन लिया जाएगा। अगर मान लो कि सरकार उस तरह से निकम्मक सरकार बन जाता है, वो क्या कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, वो अपने हिसाब से सरकार को चलाएगा। तो सिटीजन का यहाँ पे अधिकार भी छीना जा सकता है, ऐसा सीन क्रिएट हो जाएगा अगर सिंगल बॉडी काम करेगा तो। चलिए, तो देखो यहाँ पे ई ई जो है अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, ये ई क्या है भाई, इसके पहले जो डी था वो कहाँ गया, तो डी है यही हमारा सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है। बी, ये हो गया सी, अच्छा ये हो गया डी डी, हाँ ये हो गया डी, है ना। अब ये हमारा ई, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। देखो जवाबदेही तो सबको है, जवाबदेही सबको देना पड़ता है जवाब, चाहे कोई भी सरकार आ जाए, कोई भी मिनिस्टर्स बन जाए, उनको जवाब देना पड़ेगा आपने किया क्या है। आप रियल मायने में प्रतिनिधि बने हैं तो क्या आप प्रतिनिधि बनने के बाद वो फर्ज निभाए हैं जो आपको निभाना था, तो इसका जवाब कौन देगा, वो खुद प्रतिनिधि ही देगा, वो खुद मिनिस्टर ही देगा। तो इसलिए जो है कि अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए, है ना, जवाब देने के लिए आंसरेबल होना चाहिए। अब ये नहीं कि भाग रहे हैं जवाब देने से, जैसे कि अभी हमारा सरकार भागता है ना। अब कैसे हमारा सरकार भागता है, जवाब देता ही नहीं है, डरता है जवाब देने से, कोई जवाब ही नहीं देता है। पता ना क्या कारण है, जवाब देना चाहिए ना। सवाल से भागना इसका मतलब ये है कि आप कहीं ना कहीं गलत हो। सवालों का सामना कर रहे हो आप तो आप सही हो, लेकिन सवालों का सामना करना ही मुश्किल है क्योंकि बहुत सारा गलती हुआ है उनसे। तो सवालों का सामना कीजिए आप, तब जाकर के आप जनता की नजर में अच्छे कहलाएंगे। नहीं तो फिर वही वही पसंद कर रहा है जो आंख बंद करके भरोसा कर लिया कि हाँ ये पार्टी सही है, बहुत बढ़िया है, ये लीडर बहुत बढ़िया है। नहीं, आंख बंद करके भरोसा नहीं कीजिए। आप रियल मायने में आप डेमोक्रेसी कंट्री में है, डेमोक्रेटिक कंट्री में है, तो आप उसके अकॉर्डिंग चलिए। किसी पार्टी को सपोर्ट ना कीजिए, अपने लीडर को देखिए वो किस तरह का लीडर, कैसा लीडर है। सिर्फ पार्टी के नाम से आप ये मत डिसाइड कीजिए कि आपके लिए बढ़िया होगा, बेस्ट काम करेगा आपके लिए, कंट्री आपका ग्रो करेगा इससे। नहीं, आप उसके काम को रियल मायने में देखिए, किया है भी या फिर सिर्फ गीत गाया हुआ है, ठीक है। चलिए, अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए सरकार के पास, ट्रांसपेरेंसी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ट्रांसपेरेंसी। जो भी आप काम कर रहे हो वो पारदर्शी होना चाहिए। अब ये नहीं कि भाई कुछ पता ही नहीं चल रहा है। अब जैसे दिल्ली प्रोटेस्ट हो रहा था तो सोनम वांगचू को क्या कर दिया गया, छुपा करके ले गया लोग, सफेद चादर घेर दिया चारों तरफ से और छुपा के ले गया। तो वो क्या ट्रांसपेरेंसी है, क्या वो सही है। और ये अकाउंटेबिलिटी भी नहीं देता इसके लिए कि आप क्यों ऐसा किए, आप यानी डर गए अगर उनको कुछ हो जाएगा तो पूरे भारत में हंगामा हो जाएगा। कहीं ना कहीं ये चीज जो है ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए सरकार का,
जो काम हो उसमें ट्रांसपेरेंसी दिखना चाहिए। अब नहीं तो ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शी नहीं होगा कि जो आप काम कर रहे हो किसी को कुछ पता ही नहीं है, कि पार्टी के लोग को ही नहीं पता है आप कर क्या रहे हो। तो इसकी वजह से ट्रांसपेरेंसी खत्म हो जाएगा, अकाउंटेबिलिटी खत्म हो जाएगा, तो डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगा। तो डेमोक्रेसी को बचाए रखने के लिए आपको ये दोनों काम करना पड़ेगा, ठीक है। अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मस्ट आंसर टू इट्स सिटीजन, है ना। वही चीज लिखा है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होता है कि जनता को जवाब देना पड़ता है। अकाउंटेबिलिटी हैपेंस थ्रू, कैसे कैसे अकाउंटेबिलिटी होता है देख लो ध्यान से। इलेक्शन, इलेक्शन जब होता है तो पीपल वोट आउट गवर्नमेंट दैट फेल देम। अगर मान लो कि कोई सरकार, अगर कोई सरकार फेल हो जाता है किसी काम में, जिस लिए उसको सरकार में लाया गया था उस काम में वो फेल हो जाता है, तो कहीं ना कहीं जवाब देने के लिए जनता रेडी है कि भाई आप आइए, आप अगली बार बताते हैं। तो इलेक्शन होगा भाई, और लोग जो है वोट करेगा, और गवर्नमेंट हार जाएगा उसमें जो पहले था, दूसरा आएगा। तो ये चीज हमारे पास पावर है। पार्लियामेंट, डिबेट एंड क्वेश्चन आवर, स्क्रूटनाइज डिसीजंस, है ना। डिबेट और क्वेश्चन आवर एक टाइम पीरियड होता है, जैसे आपके स्कूल में कैसे अलग अलग पीरियड आते हैं ना। तो इस सब्जेक्ट के अलग, उस सब्जेक्ट के अलग, उसी तरह पार्लियामेंट के अंदर भी अलग अलग पीरियड बना हुआ है। डिस्कशन के लिए अलग पीरियड है, डिबेट के लिए अलग पीरियड है, किसी बिल को पास करना उसका अलग पीरियड है। क्वेश्चन आवर यानी सवाल पूछा जाएगा सरकार, जो भी सरकार में है, रूलिंग पार्टी में, उनसे, इसका अलग पीरियड है। तो ठीक उसी तरह ये भी हमारा क्वेश्चन आवर जो है, ये अलग पीरियड है जिसके अंदर सुधार किया जाता है जो भी डिसीजन लिया गया उसके ऊपर, कि आप अगर मान लेते हैं कि आप जो कानून ला रहे हैं वो क्या सही है जनता के लिए। ठीक है, बहुत सारा कानून आता है, बहुत सारा कानून बन गया है, लागू हो गया है, बहुत सारा कानून खराब भी है, अच्छा भी है बहुत सारा। तो कहीं ना कहीं ये चीज होना चाहिए पार्लियामेंट के अंदर, पावर होना चाहिए पार्लियामेंट के अंदर कि उसके ऊपर डिस्कशन डिबेट हो। मान लीजिए उसके कानून बन गया, डिस्कशन डिबेट ही नहीं हो रहा है, तो ये गलत चीज है, ठीक है। चलिए, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन रेजेस पब्लिक कंसर्न, है ना। यहाँ पे वी वांट जस्टिस, यानी यहाँ पे जो भी चीजें हो रही हैं, जो भी चीजें, जैसे अभी पेपर लीक वाला सीन हुआ, उसमें लोग प्रोटेस्ट किए, तो ये फ्रीडम होना चाहिए कि हम प्रोटेस्ट करेंगे और इसका जवाब मांगेंगे सरकार से कि आखिर क्यों हो रहा है, कारण क्या है। अगर हो रहा है तो जो करवा रहा है उसको हटाइए, रिजाइन दिलवाइए। तो ये सारे चीजें जो है कि कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी का ही हिस्सा है। अभी जो एजुकेशन मिनिस्टर ये रिजाइन किए, वो अकाउंटेबिलिटी दी है अपना, कि अगर मैं असमर्थ हूँ इस मिनिस्ट्री को संभालने में, तो मैं रिजाइन देता हूँ। जो भी गलती हुई है वो अपने ऊपर मैं जिम्मेवारी लेता हूँ और रिजाइन देता हूँ। तो ये अकाउंटेबिलिटी हुआ सरकार की तरफ से। लेकिन नहीं, अकाउंटेबिलिटी कब दिए, जब लाठी चार्ज करवा दिए, सैकड़ों स्टूडेंट का हाथ पैर तोड़वा दिए, सर फोड़वा दिए, तब जाकर के अकाउंटेबिलिटी दी है आप। तो ये इनजस्टिस है भाई, इस तरह का जस्टिस जो है नहीं चलेगा, डेमोक्रेटिक कंट्री में तो नहीं चलेगा। चलिए, मीडिया, मीडिया कीप्स सिटीजन इन्फॉर्म्ड, है ना। मीडिया का रोल होता है कि जो भी सरकार कर रही है, सरकार में जो भी फॉल्ट है, जो भी पॉजिटिविटी या निगेटिविटी है, वो जनता तक पहुंचाए इंफॉर्मेशन। लेकिन नहीं, मीडिया का तो काम ही अलग हो गया आज के टाइम पे, और खास करके हमारे भारत देश में। और सबको पता है, बताने का कोई जरूरत नहीं है, बताने पे आए तो सारा मीडिया वाला लपेट लपेट में आ जाएगा फिर, है ना। और हो सकता है हमको भी बोल दे, दो कौड़ी का टीचर्स, है ना। एक एक बार बयान आया था ना, अंजना ओम कश्यप का, यूट्यूब वाले टीचर को कुछ भी सुना रही थी। तो ये सिस्टम आ जाता है आजकल, आप किसी के ऊपर कोई भी टिप्पणी कर रहे हो, कोई भी कमेंट कर रहे हो, तो जान तक खतरा है आपका। सो इसीलिए छोड़िए इन सबको। खैर, एक शेरे दिल मीडिया है जो कि पूरे प्रोटेस्ट को कवर किया था, न्यूज पिंच, है ना। चलिए आगे बात करेंगे। इंस्टीट्यूशन इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इन इंडिया, है ना। इंस्टीट्यूशन यानी इंस्टीट्यूशन ये इंश्योर करता है कि अकाउंटेबिलिटी है, ट्रांसपेरेंसी है भारत में, तो वही इंस्टीट्यूशन ही ये चीज दिखाएगा। इंस्टीट्यूशन के जितने भी हिस्से हैं, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्ट्री जितना है, उसके नीचे जितने भी है डीएम सीएम जो भी हैं, वो सारे लोग एक तरह से अकाउंटेबिलिटी दिखाएंगे, है ना। उनके काम के अंदर ट्रांसपेरेंसी रहना चाहिए। राइट टू इंफॉर्मेशन यानी आपको अधिकार है इंफॉर्मेशन लेने का, है ना। एम्पावर एनी सिटीजन टू रिक्वेस्ट इंफॉर्मेशन फॉर फ्रॉम एनी गवर्नमेंट बॉडीज, है ना।
किसी भी गवर्नमेंट बॉडीज से कोई भी इंफॉर्मेशन आप निकाल सकते हो। अब ये नहीं कि कोई मिशन चल रहा है तो उसका इंफॉर्मेशन आप निकालोगे, नहीं। पाकिस्तान के खिलाफ कोई मिशन चल रहा है तो उसका इन्फॉर्मेशन निकालोगे, नहीं। उसके लिए ये नहीं बना है ना। ये अकाउंटेबिलिटी के लिए बना है, ट्रांसपेरेंसी के लिए ये चीज बना है। ठीक है। चलिए, दूसरा क्या है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, CAG। ये क्या काम करता है समझिएगा। ऑडिट गवर्नमेंट अकाउंट्स टू इंश्योर पब्लिक मनी इज यूज प्रॉपरली। ये CAG ये देखता है कि जो भी बजट पास हुआ था पार्लियामेंट के अंदर जनता के लिए, वो सही मायने में यूज हुआ है कि नहीं हुआ है, या फिर उसका घपला हो गया है ना, करप्शन हो गया है। जैसे कि हमने एक न्यूज सुना था कि CAG की रिपोर्ट के हिसाब से बिहार में 1700 करोड़, कितना, 1700 करोड़ का क्या हो गया है, घपला हुआ है। और उसका हिसाब जो है CAG को नहीं मिला है बिहार गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये चीज जो है कि बहुत ही शर्मनाक बात है कि भाई इतना इतना पैसा का घपला हो जा रहा है, लेकिन किसी को कानो कानो खबर नहीं हो रहा है। यानी सरकार जो इंस्टीट्यूशन के हिस्सा है उनको भी खबर नहीं है, CAG, ठीक है, कंट्रोलर ऑडिटर एंड जनरल, इनको भी खबर नहीं है। चलिए खैर, अब ये देखिए, ये भी ये हमारे इंस्टीट्यूशन के हिस्सा है। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, CIC, ये क्या काम करता है, ओवरसीज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द RTI, है ना। RTI यानी इसके ऊपर ये एक्शन लेने का काम कौन करता है, CIC करता है। अगर कोई दिक्कत आ रही है इसमें, ये काम करेगा इसको सुधारने का। लोकपाल क्या है समझिएगा। अब लोकपाल क्या है समझिएगा। एन ombudsman to investigate corruption complaint against public officials। लोकपाल क्या काम करता है भाई, इन्वेस्टिगेट करता है, करप्शन चेक करता है कि कहाँ हुआ है, कंप्लेन आया है कि नहीं आया है, ठीक है। इन सब चीजों को देख रेख करना, इसके अंदर भी ट्रांसपेरेंसी रखना, ये सारा एक तरह से इंस्टीट्यूशन का काम है। जितने भी इंस्टीट्यूशन के हिस्सा हैं, जैसे BCV, CBC क्या है भाई, तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ये काम कर क्या है, मॉनिटर्स एंड एड्रेस करप्शन इन गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट में अगर कोई करप्शन कर रहा है सरकार के अंदर, उसको देख रेख करना CBC का काम है। ठीक है। चलिए, तो यहां तक हमने देखा ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के बारे में। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे मल्टी पार्टी सिस्टम के बारे में। चलिए, अब ये मल्टी पार्टी सिस्टम क्या है समझिएगा ध्यान से। द स्ट्रेंथ ऑफ द डेमोक्रेसी, द पावर ऑफ चॉइस, है ना। हम लोग को ये चीज पता है कि स्ट्रेंथ ऑफ द डेमोक्रेसी, यानी जो डेमोक्रेसी का ताकत है वो है पावर ऑफ चॉइस। यानी हमको ये पावर देता है, यानी डेमोक्रेसी का ये ताकत है भाई एक तरह का, कि ये हमको पावर देता है कि आप किस पार्टी को चुनना चाहते हो, इलेक्शन में किसको वोट करना चाहते हो, ये हमको पावर देता है डेमोक्रेसी। ठीक है। पहला पॉइंट क्या लिखा समझिएगा, इंडिया फॉलो अ मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम। इंडिया जो है ये मल्टी पार्टी सिस्टम को फॉलो करता है। यहाँ पे एक पार्टी नहीं है, दो पार्टी नहीं है, बहुत सारा पार्टियां हैं जो इलेक्शन लड़ती हैं। खास करके लोकसभा के टाइम पे आप देखोगे बहुत सारे पार्टियों का नाम आता है सामने, अलग अलग स्टेट से अलग अलग पार्टियां लड़ जाती हैं ताकि वो जीत सके वहां पे। तो ये भी हम लोग को पता है कि लोकसभा के अंदर जब सरकार बनाने का टाइम आता है तो कोई एक इंसान मेजोरिटी में नहीं होता है, जिसकी वजह से उनको कोलिजन करना पड़ता है, उनको गठबंधन करना पड़ता है दूसरे छोटे पार्टियों से या फिर जो भी एक बड़ी पार्टी है उससे। तो कहीं ना कहीं मल्टी पार्टी सिस्टम होने की वजह से जो है कि ये सारा चीज देखने को मिलता है। अगर यहाँ पे मान लो दो पार्टी सिस्टम होता, कोई एक जीत जाता, है ना। लेकिन यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है जो कि हमको डेमोक्रेसी प्रोवाइड करता है, ऐसा ऑप्शन। तो मेनी पॉलिटिकल पार्टी compete in election रिप्रेजेंटिंग डाइवर्स सोशल कल्चरल आइडियोलॉजिकल एंड रीजनल इंटरेस्ट। तो देखिए, अलग अलग स्टेट का अलग अलग इंटरेस्ट है, लोग लोग अलग अलग हैं, डाइवर्सिटी वहाँ पे अलग अलग है, जिसकी वजह से अलग अलग लोग खड़े होते हैं इलेक्शन के अंदर। अब बात कर लेंगे मलयालम वाले लोग का, कन्नड़ वाले लोग का, तमिल वाले लोग का। क्या हिंदी वाला उनका इलेक्शन लड़ेगा, नहीं लड़ सकता है। लड़ेगा भी तो वोट नहीं मिलेगा उनको। तो मलयालम वाले लोग मलयालम को ही वोट देंगे जो उनके सोसाइटी से खड़ा है, उनके रीजन से खड़ा है, उनके कल्चर से बिलोंग करता है। तो इस डाइवर्सिटी की वजह से भी क्या हो जाता है, इलेक्शन थोड़ा सा अलग हो जाता है, और इलेक्शन में वहां पे भी लोग खड़े होते हैं जहां पे जिस तरह का डाइवर्सिटी होता है। ठीक है। बिहार में तो अलग ही है, हमारा जात का है तो हम वोट देंगे, नहीं है तो नहीं देंगे, है ना। जो हमारे जात का है वही उसी को वोट देंगे, ठीक है। तो ऐसा वाला बिहार में सीन देखता है लोग। सेकंड पॉइंट क्या लिखा है समझिएगा, ईच पार्टी वर्क बाय इट्स ओन प्रिंसिपल एंड आइडियाज। हर पार्टी अपने अपने प्रिंसिपल, अपने अपने आइडियाज के ऊपर काम करते हैं, उन्हीं पे उनको वोट भी मिलता है कि भाई इनका आइडिया क्या है, इनका लक्ष्य क्या है, इनका सोच कैसा है, इस पार्टी का सोच कैसा है, तो उसी के अकॉर्डिंग वोट मिलता है उसको।
अभी ये नहीं कि कोई आया और बोल देगा कि हम क्राइम बढ़वा देंगे, हमको वोट दीजिएगा, तो बताइए उनको वोट मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। तो उनके काम के ऊपर ही वोट मिलता है, वो क्या करना चाहते हैं आ करके। ठीक है, चलिए थर्ड पॉइंट क्या लिखा है? इन इलेक्शन पार्टीज compete फॉर पीपल्स सपोर्ट, है ना? इलेक्शन के अंदर पार्टीज लड़ती है पीपल के सपोर्ट की वजह से। द पार्टी और कोलिजन विनिंग मोर देन 50% ऑफ सीट फॉर्म्स द गवर्नमेंट। और पार्टियां जब लड़ती हैं तो कहीं ना कहीं अगर जिसका मेजोरिटी होता है वही सरकार बनाता है, या फिर मेजोरिटी नहीं हुआ तो कोलिजन करता है, गठबंधन, जो हमने बता चुका आपको। फोर्थ पॉइंट क्या लिखा है समझिएगा? पार्टी विथ फेवर सीट्स फीवर सीट्स फॉर्म द अपोजिशन, they play a crucial role in the questioning and screening the government's actions, है ना? अगर मान लो कि कुछ ऐसी पार्टी हैं जो कि बहुत ज्यादा सीट नहीं ला पाई, कुछ सीट ला पाई, तो वो एक ऑपोजिशन का काम करेगी। ठीक है, क्या काम करेगी? ऑपोजिशन का। और सवाल जवाब पूछना उनसे, किनसे? जो रूलिंग पार्टी में है वही ये काम करता है, सवाल पूछना कि आपने जो रूल बनाया, जो कानून बनाया, क्या वो सही है? क्या इस कम्युनिटी के लिए वो कानून सही है? ऐसा ऐसा सवाल जो है, जो भी है, अपोजिशन का काम होता है पूछना। और ये हो गया एक तरह से, अगर जवाब दे रहा है तो वो अकाउंटेबिलिटी है, जवाब नहीं दे रहा तो वो नहीं है अकाउंटेबिलिटी, है ना? तो अपोजिशन के सवालों का जवाब देना बहुत जरूरी हो जाता है, तभी डेमोक्रेसी और अकाउंटेबिलिटी दोनों फॉलो हो रहा है। ठीक है, लास्ट पॉइंट क्या लिखा है कि द होल सिस्टम वर्क अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951। दिस लॉ गवर्न हाउ पॉलिटिकल पार्टी एंड इलेक्शन फंक्शन इन इंडिया। तो देखो, एक एक्ट पास किया गया था 1951। इसमें क्या होता है कि द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, इसको बोला गया है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट। इस एक्ट में क्या है कि भाई जो भी इलेक्शन होता है तो उनके लिए एक कानून बनना चाहिए कि कैसे पॉलिटिकल पार्टी लड़ सकती है इलेक्शन, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए किसी को इलेक्शन लड़ने का। अब कोई भी आए का इलेक्शन लड़ सकता है क्या? खैर अभी तो भारत का वही हाल है, कोई भी आकर के इलेक्शन लड़ जा रहा है, जीत जा रहा है। क्या है भाई, तो इस पार्टी से है इसीलिए जीत गया। ऐसे जीत के दिखाओ ना, कोई नहीं जीतेगा। पार्टी में घुस जाता है और उस पार्टी में आने के बाद वो साफ सुथरा इंसान बन जाता है, साफ सुथरा इंसान बनने के बाद वो जीत भी जाता है। तो ऐसा सीन है आज हमारे भारत का। चलिए, तो ये था हमारा मल्टी पार्टी सिस्टम का कुछ पॉइंट्स जो कि आपको याद रखना है। अब देखिए, अब ये सेफ गार्डिंग वल्नरेबल ग्रुप्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये कुछ कैटेगरी वाले लोगों के लिए ये सेफ्टी दिया गया है जो समाज से बहुत पीछे रह गए हैं। वैसे ग्रुप, वैसे कम्युनिटी जो हमारे अभी के जनरेशन से बहुत पीछे रह गए हैं, या फिर बोल सकते हैं कि उनका जो है वेलफेयर नहीं हो पाया है। उनको ये चीज नहीं मिल पाया है जो आज के टेक्नोलॉजी, आज के रिसोर्सेज के हिसाब से मिलना चाहिए हर चीज, लेकिन नहीं मिल पाया। वो बहुत पीछे रह गए समाज से हमारे। तो उनके लिए कुछ नियम कानून बनाए गए हैं। डेमोक्रेसी मस्ट बी इंक्लूसिव, इट कैनॉट फंक्शन जस्टली इफ सर्टेन सेक्शन ऑफ सोसाइटी आर सिस्टमेटिकली लेफ्ट बिहाइंड, है ना? तो देखो, डेमोक्रेसी सिर्फ ये नहीं बताता है कि जो आगे बढ़ रहे हैं उन्हीं को आगे बढ़ाना है, नहीं। डेमोक्रेसी ये बताता है कि हर एक लोग, हर एक इंसान को साथ लेकर चलना है। हर एक इंसान के साथ इक्वालिटी होना चाहिए, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ऐसा बताता है डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी में ये भी है कि आपको सिस्टमेटिकली तरीके से चलना है और कोई एक इंसान पीछे न रह जाए, ऐसा देखते रहे। हिस्टोरिकल इनइक्वालिटीज का अगर बात करेंगे इन इंडिया हैव रिजल्टेड इन अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड रिसोर्सेस। हमारे भारत का हाल वही है, अपॉर्चुनिटी का बात करो या फिर रिसोर्स का बात करो, उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अनइवन है, मतलब सही डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया गया। किसी को मिला है, किसी को नहीं मिला है, किसी को बहुत ज्यादा मिल गया, किसी को थोड़ा सा मिला है। तो ये सीन है हमारे भारत का, जो कि लोग कहलाते हैं वल्नरेबल ग्रुप्स, है ना? वल्नरेबल ग्रुप्स, इसका मतलब होता है वैसे समाज के लोग जो बहुत पीछे रह गए हैं आज से, है ना, बहुत पीछे रह गए हैं डेवलपमेंट के मामले में, इकोनॉमिक ग्रो के मामले में। द कॉन्स्टिट्यूशन स्पेशली डायरेक्ट द स्टेट टू करेक्ट दिस। और ये कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा बोलता है कि आप वैसे ग्रुप का डायरेक्ट यानी सीधा उनसे कांटेक्ट करो और उनका वेलफेयर करो। ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बोलता है किसको? स्टेट गवर्नमेंट्स को। क्योंकि ये रीजनल प्रॉब्लम है, पूरे देश का प्रॉब्लम नहीं है, रीजनल प्रॉब्लम है, अलग अलग रीजन के प्रॉब्लम्स हैं। तो वहां का जो सरकार है वो उसको दुरुस्त कर सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नहीं जान रहा कि क्या प्रॉब्लम है झारखंड में, क्या प्रॉब्लम है बिहार में। यहाँ के जो सरकार है वो जान रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है देखना। कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टिव, आर्टिकल 46 क्या कहता है समझिएगा? आर्टिकल 46 डायरेक्ट द स्टेट टू promote with special care the educational and economic interest
ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, है ना। आर्टिकल 46 क्या बोलता है कि स्पेशल केयर, यानी एजुकेशन का बात हो, इकोनॉमिक इंटरेस्ट का बात हो, वैसा अगर वैसा सीन देखने को मिल रहा है किसी कम्युनिटी के अंदर, किसी सोसाइटी के अंदर, तो आप उनके लिए स्पेशल जो है कि ट्रीटमेंट करो, आप उसके लिए स्पेशल कोई कोई स्कीम्स लाओ, पॉलिसीज लाओ, ताकि उनका वेलफेयर हो सके। ठीक है, तो ये हमारा आर्टिकल 46 कहता है। ठीक है, फोकस ऑन वीकर सेक्शन। अब देखो, वीकर सेक्शन के ऊपर फोकस करना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो कभी आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे। आज हमारे कंट्री में आरक्षण का सिस्टम है, तो किसके लिए? वीकर सेक्शन के लिए, SC ST OBC, है ना, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इन सब के लिए है। तो ये चीज बहुत जरूरी है कि इन सब के ऊपर क्या करना होगा, फोकस करना होगा, ताकि ये लोग भी आगे बढ़ सके, है ना, कास्ट के अकॉर्डिंग, है ना। ट्राइबल पीपल्स जो है वो प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द सोशल इनजस्टिस एंड एक्सप्लॉयटेशन, क्योंकि बहुत पहले जो है इनके साथ बहुत ज्यादा जास्ती हुआ है, भेदभाव हुआ है इनके साथ, और उसी भेदभाव के कारण ये बहुत पीछे छूट गए हैं, क्योंकि इनके साथ खूब अत्याचार हो रहा था, जिसके वजह से इनका जगह जमीन घर सब छीना गया, छीन लिया लोगों ने, जिसके वजह से इनके पास आज कुछ नहीं है। तो इनके लिए बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन का जरूरी है। चलो, हाँ, अब चलिए हम थर्ड को हम लोग देखेंगे, यहाँ पे थर्ड पॉइंट्स देखेंगे, टुवर्ड सब्सटेंटिव इक्वालिटी। तो देखिए यहाँ पे सब लोगों के लिए, मतलब एक तरह से बात करा जा रहा है कि सबके साथ इक्वालिटी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब ओवरऑल का बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे फॉर्मल लीगल इक्वालिटी इज नॉट इनफ, सब्सटेंटिव इक्वालिटी रिक्वायर्ड फॉर अफर्मेटिव एक्शन टू अपलिफ्ट दोज हु हैव बीन हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज्ड। तो देखिए हमारे हमारे इतिहास में भी ये चीज देखने को मिल रहा है कि वैसे कैटेगरी के लोग जो पिछड़े वर्ग के थे, जो छोटे मोटे काम किया करते थे, जो छोटे जाति से बिलोंग करते थे, उनके साथ हमेशा से भेदभाव हुआ है, उनके साथ हमेशा से भेदभाव हुआ है। और आज भी वही सिचुएशन देखने को मिल रहा है कि वो लोग पीछे छूट जा रहे हैं, क्योंकि आज भी हम लोग उनके साथ वैसा ही ट्रीट कर रहे हैं। बहुत सारा न्यूज में आप सुने होंगे कि जो अपर कास्ट के लोग होते हैं वो नीचे कास्ट के लोग के साथ थोड़ा सा भिन्न के नजर से उनको देखते हैं, जिसके वजह से वो लोग के साथ हमेशा जो है कि वैसा सीन रहता है। और इस चीज को खत्म करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे कानून बना हुआ है कि अगर आप इन कैटेगरी के लोगों को तबाह परेशान कर रहे हो तो आपको सजा हो सकता है। लेकिन बहुत सारा कानून है जिसके वजह से भी बहुत नहीं कुछ होता है ना, एक्शन नहीं लिया जाता है उनके खिलाफ, क्योंकि बड़े लोग का बात बड़ा हो जाता है। ठीक है, ताकि हम लोग कुछ ऐसे एक्शन ले सकें जिससे वो लोग ऊपर उठ सकें और अपना जो है एक तरह से बदल सकें, जो भी हिस्टोरिकल डिसएडवांटेज रहा है उनका, है ना, इतिहास जो भी रहा हो। लेकिन अब जो है हमारा अलग दुनिया का भारत है, अलग भारत है हमारा आज का, तो उस हिसाब से सोचना चाहिए और उनको भी आगे लेकर के चलना चाहिए। क्योंकि अगर कोई मान लो हमारे भारत देश घूमने आता है, तो हम अपना घर तो चक चक रखते हैं, हम अपना घर तो बढ़िया दिखा देंगे, लेकिन जब वो बाहर घूमने जाएंगे भारत के अंदर, तो वो लोग भी तो दिखेंगे ना उनको, क्या सोचेंगे। तो इसलिए सबको आगे लेकर चलो, ताकि पूरे भारत में अगर कोई किसी भी कोना आ जाए, वहां पे भारत का तारीफ करके ही जाए कि हाँ भारत बहुत बढ़िया देश है, एक गरीब नहीं दिखते वहां पे, सब लोग बहुत अच्छे से रहते हैं, बहुत खुश हैं। लेकिन ऐसा कहाँ पॉसिबल हो पा रहा है? बस नाम के लिए हमारे कंट्री में डेमोक्रेसी है, लेकिन डेमोक्रेसी के ऊपर अगर उतरा जाए, डेमोक्रेसी को फॉलो किया जाए, तो आज हमारा कंट्री का रूपरेखा अलग होगा। लेकिन नहीं पॉसिबल है, हो ही नहीं रहा है, सरकार ही नहीं वैसा बन पा रहा है, तोड़ने में लगा हुआ है सबको। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे हम लोग डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस, इंस्टीट्यूशन एंड द वैल्यू। चलिए अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस, इंस्टीट्यूशन एंड वैल्यूज, है ना, इसके बारे में अब हम लोग जानेंगे। पहला पॉइंट क्या बोलता है समझिएगा यहाँ पे। पहला पॉइंट, स्टेप बाय स्टेप अब उसी को समराइज कर दिया गया जितना भी हमने पढ़ा अभी। लेजिस्लेटिव प्रोसेस, तो इसमें पार्लियामेंट और ये लेजिस्लेटिव, स्टेट लेजिस्लेटिव और लोकल बॉडीज जो है इसमें काम करता है। और इसमें रिप्रेजेंटेशन होता है, मतलब कि जो प्रतिनिधि होते हैं, तीनों जगह पे अलग अलग प्रतिनिधि बनाए जाते हैं। यहाँ के प्रतिनिधि MP कहलाते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। यहाँ पे MLA कहलाते हैं, लोकल बॉडी में, है ना, सरपंच, पंच, वार्ड मेंबर, ये सब कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव, डिलिब्रेशन और डिसेंट, यानी एक तरह से यहाँ पे डिस्कशन डिबेट होता है इसमें, और लॉ मेकिंग बनाया जाता है ना, और जो भी दोषी होता है उसके खिलाफ जो भी है कार्रवाई होता है ना। तो यहाँ पे हम लोग देखें, और जो भी मतभेद होता है उसको देखा जाता है इसके अंदर लेजिस्लेटिव प्रोसेस में। ठीक है, इलेक्टोरल प्रोसेस, यहाँ पे हमने देखा था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है ये पूरा इलेक्टोरल प्रोसेस को कंप्लीट करता है, पार्टिसिपेशन और इक्वालिटी देखते हुए, है ना। बहुत सारे पार्टी जो है इलेक्शन लड़ते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, है ना, उनके बीच इक्वालिटी होना चाहिए, सभी वोटर्स के बीच इक्वालिटी होना चाहिए। ये चीज इंश्योर करना हमारे
इलेक्शन कमीशन का काम है, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। थर्ड क्या लिखा है, जुडिशियल प्रोसेस, है ना, इसमें भी एक लीगल प्रोसेस होता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट, ये सब रूल ऑफ लॉ, इक्वालिटी और जस्टिस, ये सारा काम करता है। पार्टिसिपेटरी प्रोसेस, पार्टिसिपेटरी प्रोसेस जो है, मीडिया और सिविल सोसाइटी, है ना, इसका काम होता है। जैसे हमारे नागरिक होने के पीछे सिर्फ ये नहीं है कि भाई हम वोट करेंगे, है ना, बहुत सारा हमारा कर्तव्य है, बहुत सारा हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज भी है जो हमारे देश के लिए करना होता है। ठीक उसी तरह मीडिया भी वही रोल प्ले करता है। फ्री एक्सप्रेशन, यानी ये अपने बातों को रख सकता है, उसके लिए ये आजाद है, डिस्कशन डिबेट कर सकता है ना। तो ये चीज जो है कि एक सिविल सोसाइटी और मीडिया दोनों करता है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट क्या बोलता है, अकाउंटेबिलिटी एंड मैकेनिज्म। तो सीएजी, सीआईसी, लोकपाल और सीवीसी, ये सारे लोग कौन थे, जो कि अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस को फॉलो करवाते हैं, है ना, किससे, सरकार से, इंस्टीट्यूशन से, इन सब से। तो कहीं ना कहीं ये सारे संस्था जितने भी हैं, ये सारे संस्था एक तरह से अकाउंटेबिलिटी यानी ट्रांसपेरेंसी को देखते हैं कि सही मायने में सही काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कहीं पे कोई करप्शन, है ना, क्राइम, ये तो नहीं हो रहा है। 6, डिसेंट्रलाइजेशन, ये क्या इंपॉर्टेंट है समझिएगा। रूरल और अर्बन एरिया के अंदर लोकल बॉडीज को बनाना, मीन्स म्यूनिसपैलिटीज, पंचायत, ये सारे सिस्टम जो है कि लाना, उसी को डिसेंट्रलाइजेशन कहा जाता है, ठीक है। इसमें ग्रास रूट पार्टिसिपेशन होता है, मतलब ये कि अगर ग्राउंड लेवल पे काम करना है ना, तो लोकल गवर्नमेंट इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ग्राउंड लेवल पे काम करने के लिए, गाँव में, शहर में, छोटा छोटा शहर में। तो ये सारे लोग को देखना है ना। 7 पॉइंट क्या लिखा है, चेक एंड बैलेंस सिस्टम, अभी हमने पढ़ा था जस्ट कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइडिंग सेंटर स्टेट पावर, है ना, सेंटर स्टेट पावर में डिवाइड किया गया है। डिवोल्यूशन ऑफ पावर, एक तरह से पावर का मिसयूज ना हो, जिसके वजह से क्या करा जाता है, चेक एंड बैलेंस वाला सिस्टम पढ़ा जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने समझ गया, है ना, ये समरी था ऊपर का ही स्लाइड का। रोल ऑफ मीडिया, मीडिया का रोल क्या है समझिएगा यहाँ पे। डेमोक्रेसी के अंदर मीडिया का रोल मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन होता है वो कौन कर देता है, मीडिया देता है। और इसको ऐसे ही नहीं, हमारे संविधान का क्या कहा जाता है, पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, है ना, उसका फोर्थ पिलर जो है वो हमारा डेमोक्रेसी है, ठीक है, डेमोक्रेसी कर है, मीडिया है। फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कौन है, मीडिया है। वाई इट मैटर, क्या मैटर करता है ये समझिएगा। पहला, कीप सिटीजन इन्फॉर्म्ड, है ना, सिटीजन को जानकारी देना, अच्छी जानकारी और सही जानकारी। मीडिया शेयर न्यूज अबाउट द नेशनल एंड इंटरनेशनल डेवलपमेंट, है ना, न्यूज का काम होता है कि नेशनल और इंटरनेशनल डेवलपमेंट जो भी हुआ है उसके बारे में सही जानकारी देना, ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे सेकंड पॉइंट के बारे में, ठीक है। रेजेस पब्लिक इशू एंड अवेयरनेस, यानी जो मीडिया का रोल है वो यहाँ पे भी है, यानी जो पब्लिक इशू है और जो अवेयरनेस है, यानी सही जानकारी जो है कि उसका अवेयरनेस फैलाना चारों तरफ, है ना। तो ये चीज जो है कौन करता है, मीडिया करता है। हाईलाइट इंपॉर्टेंट इशू एंड कंट्रीब्यूट टू देयर रिसोल्यूशन, है ना, क्या उसका सॉल्यूशन है, प्रॉब्लम क्या है, ये चीज बताना जो है मीडिया का काम है। सरकार तक जो भी बात है वो पहुंचाना मीडिया का काम है, और पब्लिक तक भी बात जो पहुंचाना वो भी मीडिया का काम है, ठीक है। तीसरा, एक्ट एज अ वॉच डॉग, है ना, क्या काम करता है, वॉच डॉग का काम करता है। मीन्स ये कि एक तरह से वफादारी निभाता है जनता के साथ, देश के साथ। लेकिन यहाँ पे एक्ट एज अ वॉच डॉग, यानी ये भी एक तरह से क्या करता है, निगरानी रखने का काम करता है, एक्सपोज करता है करप्शन को, एक्सपोज करता है वायलेशंस को, यानी जो भी ह्यूमन राइट्स के वायलेशंस कर रहे हैं उसको एक्सपोज करता है थ्रू इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म, है ना। देखते हो सीक्रेट मिशन पे भी ये लोग जाते हैं, जिसको स्टिंग ऑपरेशन कहा जाता है, स्टिंग ऑपरेशन। तो कहीं ना कहीं ये मीडिया लोग जो है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फोर्थ क्या है, गिव्स वॉइस टू सिटीजन्स, है ना, ये जनता का आवाज बनते हैं, कौन, मीडिया। सोशल मीडिया आज के टाइम पे बहुत ज्यादा जो है कि पब्लिक की आवाज को उठा देता है ना। इस सिटीजन टू स्पीक आउट एंड ज्वाइन पब्लिक डिस्कशन, आजकल तो हर कोई जो है फोन रखता है और तुरंत सोशल मीडिया पे एक्टिव हो जाता है जब उसके साथ कुछ गलत हो रहा होता है ना, तुरंत कैमरा ऑन कर लेता है, वीडियो बनाना स्टार्ट कर देता है। तो ये चीज आज हमारे पास पावर आ चुका है सोशल मीडिया की तरफ से, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट क्या लिखा है कि सेफ गार्ड डेमोक्रेसी, यानी डेमोक्रेसी को बचाए रखना भी मीडिया का काम है। लेकिन यहाँ पे मीडिया का थोड़ा क्या बोला जाए, पहले भी बोल चुके हैं कम ही नहीं होता है इसके पास, है ना। इसके बारे में कितना भी तुम उल्टा पुल्टा बोल लो, कम ही है मीडिया के लिए। होल्ड डेमोक्रेटिक वैल्यूज, इंश्योर अकाउंटेबिलिटी एंड प्रोटेक्ट सिटीजन राइट्स। सोचिए कितना इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट काम दिया गया है मीडिया को, लेकिन क्या कर रहा है मीडिया, ये शर्म वाला बात है ना, शर्म वाला बात है कि ये सारा इंपॉर्टेंट काम दिया गया है। इतना बड़ा जिम्मेवारी शायद ही, हमको तो नहीं लगता है कि सरकार को भी इतना बड़ा जिम्मेवारी मिला है जितना बड़ा जिम्मेवारी मीडिया को मिला है। ऐसी थोड़ी फोर्थ पिलर बोला गया है डेमोक्रेसी का, लेकिन फिर भी मीडिया क्या कर रहा है पता नहीं, देश का क्या होगा। चलो आगे बात करेंगे। हाँ आगे बात करेंगे हम लोग।
टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी। अब देखिए हम लोगों ने देख लिया अभी तक डेमोक्रेसी के बारे में, उसके प्रिंसिपल्स के बारे में, मीडिया के बारे में, उसके रोल के बारे में। अब पढ़ेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में। डेमोक्रेसी दो तरह का होता है, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट, जिसको रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहा जाता है ना। अब रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में हमारा भारत है और इधर स्विट्जरलैंड दिया है डायरेक्ट डेमोक्रेसी में। सिटीजन पार्टिसिपेट डायरेक्टली इन डिसीजन मेकिंग, यानी डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, सिटीजन डायरेक्ट पार्टिसिपेट करता है डेमोक्रेसी के अंदर, डिसीजन लेने के अंदर। लेकिन इनडायरेक्ट में क्या होता है, यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव चुना जाता है और वो डिसीजन लेते हैं हमारे इंडिया के बिहाफ में, सिटीजन के बिहाफ में, है ना। यानी सिटीजन इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव हु मेक डिसीजन ऑन देयर बिहाफ, है ना। वही चीज यहाँ लिखा है। तीसरा पार्ट क्या है भाई, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी क्या होता है समझिएगा। इसके अंदर क्या हो जाता है कि एग्जीक्यूटिव और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जितने भी होते हैं एग्जीक्यूटिव के हिस्सा है, इज ड्रॉन फ्रॉम द लेजिस्लेचर एंड इज अकाउंटेबल टू इट। यहाँ पे देखा क्या जाता है कि गवर्नमेंट जो बनता है, जो एग्जीक्यूटिव के जो हिस्सा होते हैं, जो लेजिस्लेचर के जो हिस्सा होते हैं, है ना, ये एक तरह से अकाउंटेबल होते हैं टू इट। गवर्नमेंट फॉल इफ इट लॉसेस द कॉन्फिडेंस ऑफ द लेजिस्लेचर। गवर्नमेंट सरकार गिर जाता है अगर मान लो कि कुछ गलती होता है, कुछ गड़बड़ी हो जाता है एग्जीक्यूटिव की तरफ से। तो यानी यहाँ पे क्या बोल रहा है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं वो हमारे पार्लियामेंट में बैठते हैं। अगर मान लो कि वो कुछ गलती हो गया उनसे, या फिर कुछ भारत के अंदर कुछ दिक्कत हो जा रहा है, जैसे पेपर लीक का हो गया, एजुकेशन फेल का मामला आ जा रहा है, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं जवाब देना पड़ता है कहाँ पे, पार्लियामेंट के अंदर। ठीक है, तो इसीलिए इसको बोला जाता है पार्लियामेंट्री सिस्टम, है ना। इसमें ए फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, है ना। यहाँ पे कौन आता है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, यानी एक तरह से यही चीज इसमें है। ठीक है, ये है और इसके ऊपर कौन है, पार्लियामेंट है। यानी रिप्रेजेंटेटिव तो चुना ही जाता है, लेकिन उसके ऊपर कौन है, पार्लियामेंट है। उसमें जाकर के डिस्कशन डिबेट होता है, कानून फॉलो होता है, कानून पास होता है। ठीक है, डी में क्या लिखा है, प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। ये क्या होता है समझिएगा। प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी में क्या होता है कि एग्जीक्यूटिव इज इंडिपेंडेंस ऑफ लेजिस्लेचर। अब यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव है ये अकाउंटेबल होता है, आंसरेबल होता है किसके, पार्लियामेंट के। लेकिन यहाँ पे एग्जीक्यूटिव जो है ना वो इंडिपेंडेंट होता है ना, लेजिस्लेचर से इंडिपेंडेंट होता है। प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल एंड इज अकाउंटेबल टू देम। और प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्ट होता है किससे, लोगों के द्वारा, और वो अकाउंटेबल होता है, कौन, प्रेसिडेंट अकाउंटेबल होता है लोगों के सामने। यानी जो राष्ट्रपति होता है ना वो जवाबदेही है जनता के, है ना। और यहाँ पे जवाबदेही कौन है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है ना, जितने भी है। जैसे अभी पेपर लीक का जो मामला है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो एजुकेशन मिनिस्टर थे वो जवाब दिए भाई, और वो रिजाइन दिए जवाब के रूप में। ठीक है, तो इसमें एग्जाम्पल यूएसए है और इसमें एग्जाम्पल इंडिया और कनाडा है। ठीक है, इंडिया और कनाडा में देख पा रहे हो आप लोग कौन सा डेमोक्रेसी सिस्टम फॉलो होता है। अब यहाँ पे देखेंगे कि कैसे ये काम करता है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी, ये तीनों काम कैसे करता है चारों, ये देखो यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने अभी वही चीज पढ़ा, लेकिन यहाँ पे एक बार और देख लेते हैं, नजर डाल लेते हैं। स्विट्जरलैंड इसका एग्जाम्पल हो गया किसका, डायरेक्ट डेमोक्रेसी का। यहाँ पे लोग जो है डायरेक्ट पार्टिसिपेट करेंगे डिसीजन लेने में, है ना। सिटीजन पार्टिसिपेट डायरेक्टली इन डिसीजन मेकिंग, है ना। सेकंड क्या है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। इसमें क्या होता है कि लोग जो है वो वोट करते हैं और अपने नेता को चुनते हैं। ठीक है, पीपल चूज लीडर्स, लीडर्स मेक डिसीजन ऑन देयर बिहाफ। ये इंडिया एग्जाम्पल हो गया इसका। थर्ड क्या लिखा है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। इसमें क्या होता है कि एग्जीक्यूटिव इज ड्रॉन फ्रॉम लेजिस्लेचर एंड अकाउंटेबल टू इट, है ना। यहाँ पे एग्जीक्यूटिव जो है ये काम करता है और आंसरेबल होता है किसके, पार्लियामेंट में। गवर्नमेंट फॉल, अगर सरकार गिर जाता है अगर कुछ गलत फैसला या फिर गलत चीज हो जाता है, गलत कानून हो जाता है, तो इसके वजह से। तो इंडिया और कनाडा इसका एग्जांपल हो गया पार्लियामेंट्री में। प्रेसिडेंशियल में यूएसए एग्जांपल हो गया, और यहाँ पे प्रेसिडेंट को डायरेक्ट चुना जाता है लोगों के द्वारा और ये अकाउंटेबल होता है जनता में, और एग्जीक्यूटिव जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, चलिए यहाँ तक हमने समझ गया। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे। फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी, ये क्या है समझिएगा। फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी क्या है समझिएगा। पहला डायरेक्ट डेमोक्रेसी, है ना, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। ये चारों फॉर्म हमने पढ़ लिया, कैसे काम करता है, कौन एग्जाम्पल है इसका, ये चारों हमने देख लिया है ना, देख लिया ना। तो यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ेंगे, ये तो हमने पढ़ ही लिया अभी। हाउ डेमोक्रेसी फंक्शन, है ना, डेमोक्रेसी काम कैसे करता है ये देखेंगे यहाँ पे। तो कंट्री इंडिया जो है, टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी में ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है यानी पार्लियामेंट्री वाला। और सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो बनते हैं लेकिन इसके हेड जो है वो प्राइम मिनिस्टर रहते हैं। ठीक है, ये याद रखना है। प्रेसिडेंट
हेड ऑफ द स्टेट जो होता है या फिर गवर्नमेंट वो प्रेसिडेंट होता है, हेड ऑफ द स्टेट। और हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है। ये याद रखना है। हमारे भारत में कौन है हेड ऑफ द गवर्नमेंट? वो प्रधानमंत्री है। और हेड ऑफ द स्टेट कौन है, यानी कंट्री कौन है? तो प्रेसिडेंट है। मल्टी पार्टी सिस्टम है यहाँ पे, है ना। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे पास, फंडामेंटल ड्यूटीज है, और फेडरलिज्म है, मतलब पावर डिवाइड किया गया है, सेंटर, स्टेट और लोकल पावर, है ना। ऐसे सेकंड क्या है? कनाडा का एग्जांपल समझिएगा। कनाडा में कौन सा सिस्टम है? तो रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री, सेम हमारे भारत वाला। और यहाँ पे पीएम जो है ये एग्जीक्यूटिव में सबसे ज्यादा पावरफुल होता है, पीएम, है ना। गवर्नर जनरल और पीएम ये इसमें हेड होता है। हेड ऑफ द स्टेट कौन है? गवर्नर जनरल। और हेड ऑफ द गवर्नमेंट पीएम, ठीक है। फेडरलिज्म और मल्टी पार्टी यहाँ पे भी है, फॉलो होता है भारत के जैसा ही। यूनाइटेड किंगडम यानी यूके का बात करेंगे तो यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव यानी पार्लियामेंट्री विद कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, है ना। रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। यानी यहाँ पे मोनार्की फॉलो होता है, लेकिन लेकिन यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। एक संविधान बना दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग वहाँ का जो मोनार्की है वो फॉलो होता है। एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव पावर विथ पीएम, यानी एग्जीक्यूटिव का जो पावर है वो पीएम के पास रहेगा, ठीक है। मोनार्क सिस्टम है यहाँ पे, यहाँ राजा रानी का सिस्टम है, यानी जो राजा देश चलाएगा वो राजा रहेगा, है ना। जो ऐसा नहीं है कि ये डेमोक्रेसी फॉलो होगा यहाँ पे क्या होगा? राजतंत्र यानी मोनार्की सिस्टम रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे। पीएम इसका गवर्नमेंट का हेड रहेगा। और यहाँ पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, साथ में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, सोवरेनिटी है, और मल्टी पार्टी सिस्टम है। ये सारा चीज यहाँ पे फॉलो होता है, जस्ट लाइक भारत के जैसा ये सारा चीज, है ना। स्विट्जरलैंड का बात करेंगे तो यहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, यानी पीपल डायरेक्ट यहाँ पे डिसीजन ले सकते हैं। फेडरल काउंसिल होल्ड एग्जीक्यूटिव पावर, है ना। फेडरल काउंसिल होल्ड एग्जीक्यूटिव पावर, यानी फेडरल काउंसिल जो है ना ये पूरे एग्जीक्यूटिव के पावर को होल्ड करता है। और यहाँ पे प्रेसिडेंट जो होता है ना वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, हेड ऑफ द स्टेट भी होते हैं। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और मल्टी पार्टी सिस्टम है यहाँ पे, ठीक है। अब बात कर लेंगे हम लोग यूएसए का। यूएसए में रिप्रेजेंटेटिव प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, आप लोगों को पता है। यहाँ पे प्रेसिडेंट को डायरेक्ट इलेक्ट किया जाता है लोगों के द्वारा। एग्जीक्यूटिव पावर विथ प्रेसिडेंट, है ना। एग्जीक्यूटिव तो है ही यहाँ पे, लेकिन प्रेसिडेंट के पास उसका पावर है। प्रेसिडेंट इज हेड ऑफ द गवर्नमेंट, ये तो बता ही दिए थे। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और टू पार्टी सिस्टम है, टू मेजर पार्टी है, वही इलेक्शन लड़ता है हर बार। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, यहाँ से क्वेश्चन फिक्स है आपका एग्जाम में आने वाला। तो हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया। अब जो है यहाँ से कुछ ही स्लाइड और बचा है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि इसको नेक्स्ट पार्ट में कवर करें, ताकि आपके लिए ये जो पार्ट वाइज पार्ट वीडियो बन जाएगा तो आपके लिए आसान हो जाएगा देखना और समझना। क्योंकि कम टाइम का जो वीडियो होता है उसको ज्यादा लोग प्रेफरेंस देते हैं, ऐसा मैंने नोटिस किया है। तो इसीलिए मैं इसको इतना ही तक रहने देता हूँ। ये भी वीडियो अच्छा खासा लंबा गया है ना। लगभग चला गया है 1 घंटे का, 1 घंटे का ये वीडियो चला गया है। तो इसको और मैं पूरा अगर कवर करने बैठ जाऊं तो ये 1.5 घंटा पार हो जाएगा। तो इसीलिए हम सोच रहे हैं इसको नेक्स्ट पार्ट में 30 से 40 मिनट के अंदर ही कवर कर लेंगे। तो थर्ड पार्ट इसका आएगा, उसमें आपका वीडियो पूरा कवर हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट को लेकर के। इस वीडियो में इतना ही, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ताकि आप देख सको थर्ड पार्ट को भी, ठीक है। तो जल्द आ जाएगा थर्ड पार्ट, है ना, बैक टू बैक आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।